तो जैसा कि हम देखते हैं लर्निंग आउटकम की बात, आप लोग जानते होंगे कि जो शिक्षण के कुछ उद्देश्य होते हैं और उस उद्देश्य की पूर्ति करने के बाद बच्चे छात्र छात्राएं जो सीखते हैं वही उसी को हम लर्निंग आउटकम कहते हैं। तो जैसे दिन में आप दो टीचर आपके अभी क्लास ले रहे हैं, तो आप ये उसके बाद घर जाके अगर रात्रि में अगर आप उसको जाने कि दो क्लासेस में हमने क्या पढ़ा, बिना किताब देखे हुए रिकॉल करें उसको, मेमोरी में रिकॉल करें, याद करें कि भाई दिन में आज हमारा दो क्लासेस हुआ है, आज जब हम बेड पर जा रहे हैं तो हमें कितना याद है। तो इससे आपको लर्निंग आउटकम के बारे में पता चलेगा और लगेगा कि कहीं कमजोरी है तो, या कहीं कुछ चीज़ें भूल गए हैं तो दूसरे क्लास में भी जो है आप उसको अपने टीचर से पूछ सकते हैं। इसके बाद है लर्नर, क्योंकि हमारा सारा सिस्टम जो है लर्नर सेंटर्ड है, इसलिए आकर्षण का केंद्र हमारा जो है वो छात्र छात्राएं होते हैं और हम उनको ही सेंटर में रखकर हम अपने पढ़ाई का जो भी प्लान बनाते हैं उन्हीं को सेंटर में रखकर हम प्लान बनाते हैं। ये 5 पॉइंट क्वालिटी एजुकेशन के हो गए। फिर देखें कि अन्य अन्य पॉइंट्स क्या हैं हमारे। तो अगले स्लाइड में हम देख रहे हैं कि एक सर्किल बना हुआ है, उसमें कई पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें जो पहला पहला जो उसका सर्किल का पहली जो परिधि है उसमें आप देखेंगे, उसमें मेन फोकस है लेवल्स ऑफ लर्नर, लर्नर के स्तर क्या हैं उसके आधार पर हमें शिक्षा देनी है। और इसमें हम देखते हैं कि इसमें भी 5 पॉइंट का जिक्र किया गया है। प्रोवाइड्स कंडक्टिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, सीक्स आउट लर्नर्स, enhances the learning process, acknowledges what learner bring, considers the content of formal and non-formal learning। देखेंगे कि ये जो लर्निंग का जो पहला पेरीफेरी है उसमें आप हम देखेंगे। उसका दूसरा है लेवल्स ऑफ लर्निंग सिस्टम, पहला है लेवल्स ऑफ लर्नर और दूसरा है लेवल्स ऑफ लर्निंग सिस्टम। पहला है मेजर्स लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग आउटकम क्या है इसको हम मापन करते हैं। promotes the establishment of legislation supportive to learning। तो लर्निंग में जो सपोर्टिव लेजिस्लेशन है उसको हम करेंगे स्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू सपोर्ट लर्निंग, मैनेजमेंट के स्तर पर उसका और सर आपकी आवाज एकदम बहुत ज्यादा अथी आ रही है घबरा के, ऐसे में समझ में भी नहीं आता है कुछ। अब आ रही है, ठीक आ रही है? हेलो? यस सर, अभी तो ठीक आ रही है। हाँ हाँ जी सर। हाँ, पंखा चलता है तो थोड़ा समस्या आ जाता है, बंद करवा दिए। टेक्निकल फॉल्ट। उसके बाद है इम्प्लीमेंट सर ग्रुप में तो मैसेज आया है कि खत्म हो गया क्लास, तो फिर कैसे चल रहा है? नहीं कट गया था, फिर दोबारा हमने जो है चूंकि उसका थोड़ा पहले से होता है तो 40 मिनट का ही तो टेक्निकल फॉल्ट होता है। हाँ वो 40 मिनट ही उसमें जूम ऐप में वो बांधा हुआ है कि 40 मिनट के बाद बंद हो जाएगा। तो हम लगता है 20 मिनट पहले ही खोल के रख दिए थे, इसलिए उसका 40 मिनट पूरता है तो अपने बंद हो जाता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना जी। और जो सब हैं 24 लोग अभी हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि टू क्रिएट ए सिस्टम ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इन स्कूल, एक स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन क्रिएट करने के लिए हमको 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहला एडेक्वेट रिसोर्सेज एंड बजट, यानी आपके पास भरपूर मात्रा में संसाधन हो और
और क्वालिटी सुधारने के लिए बजट। जैसे अभी हम लोग पढ़ाते हैं तो आप कह रहे हैं ये आवाज़ ठीक से नहीं आती है, कभी कभी जब हम ऑनलाइन होते हैं तो वीडियो ठीक से नहीं दिखता है। तो है क्या ना कि हमारे रिसोर्सेज गड़बड़ है, हमारा जो इंटरनेट का स्पीड है उतना फास्ट नहीं है कि पंखा चलाने के बाद वो डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा, इनोवेटिव एजुकेशनल प्रायोरिटी। जो टीचिंग लर्निंग के दौरान, इंस्टीट्यूशनल टीचिंग लर्निंग के दौरान जो है अ, पढ़ाई लिखाई के जो है इनोवेटिव मेथड्स हम यूज़ करेंगे तो क्वालिटी आएगी। और क्वालिटी लाने के लिए हमको एक्शन रिसर्च करना होगा और डिस्कशन करना पड़ेगा कि छात्र छात्राओं में उनका डिमांड क्या है, उनकी नीड्स क्या है, और उसके मुताबिक अगर हम अपने आप को तैयार करते हैं तो भी क्वालिटी आएगी। अब क्वालिटी किस पर आधारित है? ठीक है, आज हम देख रहे हैं कि कुछ लोग मोबाइल पर क्लास कर रहे हैं, कुछ लोग के पास लैपटॉप होगा, कुछ लोगों के पास डेस्कटॉप होगा। तो ये जो एक तस्वीर मोबाइल पर एक लर्नर की दी गई है, ये इंडिकेट करता है कि आप लोग मोबाइल से अभी सीख रहे हैं। क्वालिटी बेस्ड ऑन लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर जिन बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने में ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग का जिनको प्रशिक्षण नहीं है, तो उनको उनमें परेशानी होगी, उनको क्वालिटी एजुकेशन देने में परेशानी होगी। लेकिन आज के डेट में हमारे सभी छात्र छात्राओं के पास लैपटॉप होता है, लैपटॉप नहीं भी होता है तो एंड्रॉयड मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा वो लोग विभिन्न दूसरे कारणों से रखते हैं, और इन्हीं इन्हीं संसाधनों के जरिए हम आज आपको पढ़ा रहे हैं। कहीं से आपको एक्स्ट्रा वर्क करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर है इनपुट। हम आपको इनपुट क्या दे रहे हैं, आपको कंटेंट क्या दे रहे हैं, और इनपुट देने के बाद आपका आउटपुट क्या आ रहा है। हमने आपको ट्रेनिंग, हम जो पढ़ाते हैं वो नहीं है, वो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग है। हमने जो आजीवन ट्रेनिंग ली, टीचर्स ट्रेनिंग ली, और उसी मेथड से हम आपको इनपुट प्रोवाइड कराते हैं कि ये इन चीज़ों का एक्सप्लेनेशन ये है, इसका उदाहरण ये है, और उससे जो आप सीखते हैं, शिक्षक आपको पढ़ाते हैं और आप शिक्षक से सीखते हैं, आप जो सीखते हैं वो आउटपुट है। लेकिन जी सर। कंटेक्स्ट क्या है? और मान लीजिए स्कूल के बच्चे जो टीचिंग लर्निंग करते हैं तो उनका कंटेक्स्ट ये है कि वो जो है अपने सोशल कंटेक्स्ट में सीखते हैं और स्कूली वातावरण में सीखते हैं। लेकिन हमारा कंटेक्स्ट अभी जो है डिफरेंट है, हम टीचर्स ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो हमारा कंटेक्स्ट स्कूल के कंटेक्स्ट से अलग है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा कि किस कंटेक्स्ट में हम सीख रहे हैं। इसका द फैक्टर्स एट विच क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिपेंड्स। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनमें क्वालिटी एजुकेशन जिस पर डिपेंड करता है? तो पहला है लैंग्वेज फैक्टर। लैंग्वेज फैक्टर में ये है कि कोई टीचर आपको 100% अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाता है तो भी आपको परेशानी होगी और क्वालिटी एजुकेशन लेने में दिक्कत होगी। या हमारे वर्ग में कुछ अंग्रेजी मीडियम के भी बच्चे बच्चियां हैं तो उनको अगर विशुद्ध हिंदी में भी पढ़ाया जाए तो उनको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हम लोग लैंग्वेज को मिक्स मेथड से पढ़ाते हैं। हमारा जो भी स्लाइड्स है वो अंग्रेजी में बना हुआ है और हम इसको हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं, यानी मल्टी कल्चरल और मल्टीलिंगुअल वे में हम लोग पढ़ाते हैं ताकि आपको परेशानी नहीं हो। उसके बाद है कुछ रिलीजियस फैक्टर हैं जो क्वालिटी एजुकेशन में बाधक होते हैं। खासकर अभी जो विवाद देख रहे हैं अल्पसंख्यकों को लेकर जो उर्दू भाषा में, तो उर्दू भाषा एक खास रिलीजन से जुड़ा हुआ है लेकिन वो भी अब टूट रहा है। हमारे वो उर्दू और पारसी पढ़ने के लिए कोई बंधन नहीं है कि कौन पढ़ सकता है, सभी के लिए है ये। लेकिन इसको भी एक रिलीजियस फैक्टर को भी एक क्वालिटी एजुकेशन में बाधा माना जाता है। तीसरा है ज्योग्राफिकल फैक्टर, भौगोलिक भौगोलिक कारक जो है ये भी एक बाधा है। चूँकि देखते हैं कि हमारे इंडिया में ही भौगोलिक वातावरण अलग है, पहाड़ी क्षेत्र अलग है। या आप झारखंड के पहाड़ी इलाके में चले जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ की बोली भाषा सब बदली हुई रहती है। तो लोकल लैंग्वेज, जैसे आप लोग मिथिलांचल के हैं तो मिथिला की भाषा जो है यहाँ ज्योग्राफिकल, इतना मिथिलांचल का ज्योग्राफिकल एरिया में मिथिला भाषा भाषी लोग हैं, तो ज्योग्राफिकल फैक्टर भी जो है
ये क्वालिटी एजुकेशन में बाधा आती है। इकोनॉमिक फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है। आर्थिक आर्थिक कारक के अंतर्गत जो है कि मान लें कि बहुत सारे बच्चे हमारे क्लासरूम में ऐसे भी हैं जो जो एंड्रॉयड मोबाइल नहीं खरीद सकते, जो इंटरनेट की सुविधा पर महीने नहीं ले सकते, तो उनको क्वालिटी एजुकेशन या ऑनलाइन टीचिंग लेने में या टीचिंग जो अन्य तरीके हैं उनको लेने माने उनको हासिल करने में परेशानी होती है। तो आप जब कॉलेज आते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं होती है और इस रूट में कोई आने जाने का साधन भी नहीं है, और साथ ही साथ अगर साधन हो भी जाए और अगर आपके पैसे नहीं है तो आप उसको अवेल नहीं कर सकते। और इसी तरह हिस्टोरिकल फैक्टर है और पॉलिटिकल फैक्टर में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा जो कोई भी एनसीटी है या एनसीईआरटी है जो करिकुलम का निर्माण करती है, तो जो भी सत्ताधारी दल केंद्र में बैठे हुए रहते हैं वो अपने विजन के अनुसार करिकुलम का डेवलपमेंट करते हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को ये अच्छी नहीं लगे, तो जो जो जिन किसी भी की सरकार केंद्र में होती है तो आप देखेंगे एनसीईआरटी की जो जो किताबें देखेंगे, तो अभी अभी जो एनडीए की गवर्नमेंट केंद्र में है तो वो अपनी तरीके की चीज़ों को जोड़ते हैं। या कोविड अभी 19 चल रहा है तो अभी डिस्कशन एनसीईआरटी में हो रहा है कि आने वाली कक्षाओं के साइंस साइंस में जो है हम लोग को ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कोविड को भी हम पढ़ाएंगे। और इसी तरह कई तरह के सोशल फैक्टर्स भी हैं जो हमारे क्वालिटी एजुकेशन लेने में बाधक बनते हैं। तो आप देखेंगे कि क्या क्या डायमेंशन है, क्वालिटी एजुकेशन के डायमेंशन क्या है। तो क्वालिटी एजुकेशन तभी हमारे सिस्टम में आएगी जो हमारे ये 5 पॉइंट हैं। नोट करने की आवश्यकता नहीं है, डायमेंशन क्लास खत्म होगा हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इस स्लाइड को शेयर कर देंगे ताकि आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएं। और अगर नोट्स बनाना हो तो इन्हीं पॉइंट्स के इर्द गिर्द ही आपको नोट्स बनाएं ताकि आपको परीक्षा में जो कोई भी आपका मूल्यांकन करता हो अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा अंक आपको मिल सकता है। तो पहला है क्वालिटी लर्नर। लर्नर में भी क्वालिटी होनी चाहिए, यानी सीखने की ललक उनमें होनी चाहिए कि जो जो कुछ भी सिखाया जा रहा है, ठीक है, उसको हम सीखने के लिए तैयार हो। दूसरा है क्वालिटी लर्निंग एनवायरनमेंट। अगर आप जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिटेड हैं तो उसमें उसका एनवायरनमेंट अगर अधिगम योग्य नहीं हो और वो क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं हो तो भी आप अच्छी तरीके से नहीं सीख पाएंगे। तीसरा है क्वालिटी कंटेंट। बार बार इसकी हम चर्चा करते हैं कि जो शिक्षक आपको क्लासरूम में आप देखते होंगे कि अपने ही कॉलेज में कई तरह के शिक्षक हैं, तो पढ़ाने के सबके तरीके अलग अलग हैं। कुछ आपको नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, कुछ पावर पॉइंट से पढ़ाते हैं, कुछ ऐसे ही बोल के चले जाते हैं। तो आप लोग एसेस भी कर सकते हैं कि पढ़ाने का जो कंटेंट डिलीवरी आपके पास पहुंचती है वो किस टीचर की कैसी है। हो सकता है कि अभी आपको डिफर करता हो कि कोई टीचर अच्छे कंटेंट डिलीवर कर रहे हो, कुछ थोड़ा सा कमजोर डिलीवर कर रहे हो, लेकिन जिनकी भी कमजोर है या जिनकी भी अच्छा है तो हम लोग सबको चाहेंगे कि सभी के कंटेंट की क्वालिटी अच्छी हो। ठीक है, अगर किसी का कंटेंट कमजोर है तो उनसे हम आग्रह करेंगे कि अपने कंटेंट को आप सुधारें, तभी क्वालिटी एजुकेशन आएगी। और पढ़ाई लिखाई का जो प्रक्रिया है, जो आपको हमारा चौथा पॉइंट है क्वालिटी प्रोसेस। शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें क्वालिटी आनी चाहिए। और ये चारों जब आ जाएगा तो आउटकम आउटकम भी क्वालिटी का होगा। आप में क्वालिटी पैदा होगी, आप जो कंटेंट पढ़ेंगे वो भी गुणवत्तापूर्ण होंगे और आप जो क्लासरूम में लिखेंगे वो भी गुणवत्तापूर्ण होगा। तो पहला जो पॉइंट हमने बताया क्वालिटी ऑफ लर्नर्स, लर्नर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहली क्वालिटी है कि अधिगमकर्ता को स्वस्थ हो रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अस्वस्थ हैं तो आप कितना भी अच्छी तरीके से आपको पढ़ा दिया जाए, आपके माइंड में वो चीज़ें घुसेगी नहीं। और आपका न्यूट्रिशन लेवल अच्छा हो, आपके खान पान अच्छे हों, ताकि आपका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों विकास अच्छे तरीके से हो। दूसरा अर्ली चाइल्डहुड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। तो अर्ली चाइल्डहुड में कुछ साइको सोशल डेवलपमेंट का अनुभव आपको होगा, और जिनका साइको सोशल डेवलपमेंट अच्छा होगा तो उनको क्वालिटी एजुकेशन लेने में अच्छा होगा, मतलब
ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि ये साइको सोशल जो एक्सपीरियंस है वो आपको परिवार से आएगा, समाज से आएगा। इसका मेंशन इसलिए क्या किया गया है क्योंकि बहुत सारे हमारे समाज में बहुत ब्रोकन फैमिली होता है। ब्रोकन फैमिली वैसे फैमिली को कहते हैं जिसमें माता पिता के बीच हमेशा तकरार होता है, झंझट होता है। ऐसे में बच्चे इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जब आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं तो अपने किताब में पढ़ी हुई चीज़ें भी आपको अच्छी नहीं लगती है, या कॉलेज में जो टीचर आपको क्लासरूम डिलीवरी देते हैं वो भी आपको इसलिए नहीं अच्छी लगती है क्योंकि आप घर में जो आपका माहौल है वो ख़राब है। तो इसलिए इसको साइको सोशल एक्सपीरियंस की बात कही गई है। जिनका साइको सोशल डेवलपमेंट अच्छा हुआ है तो वो क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन ले पाने के लिए अपने आप को सक्षम महसूस कर सकते हैं। दूसरा है कि रेगुलर अटेंडेंस फॉर लर्निंग। लर्निंग अब आप देखते होंगे कि आपका अटेंडेंस रेगुलर होना क्यों जरूरी है। जब बच्चे एडमिट एडमिट होते हैं स्कूल या कॉलेज में तो कहते हैं सर नहीं आएंगे तो काम नहीं चलेगा। नहीं आएंगे तो काम चलेगा ही नहीं। तो अगर नहीं आके अगर आप काम चलाते हैं और परीक्षा में अपियर होते हैं, पास भी कर जाते हैं, लेकिन आपका जो लर्निंग आउटकम है वो स्टैंडर्डाइज नहीं होगा। जितनी चीज़ें आपको आप एक पेपर में 5 प्रश्न पढ़कर आप पास जरूर बीएड कर जा सकते हैं, लेकिन अगर उस पेपर के बारे में अगर होलिस्टिक अप्रोच पूछा जाए, कुछ चीज़ें ऐसी पूछ दी जाए तो आपने तो पूरी पूरी की पूरी पेपर पढ़ी नहीं है। 5 गेस प्रश्न से आप परीक्षा पास कर जाते हैं, तो उससे क्वालिटी नहीं आनी है। क्वालिटी तब आएगी जब रेगुलर क्लासरूम में आप आए, रेगुलर पढ़ें, जो भी पढ़ाई हो रही है उसको देखें। जब डेली आपका अटेंडेंस डेली बनेगा तो कई चीज़ें हैं जो आपको कई तरह के एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे। आपकी पढ़ाई जो है क्लास बंक नहीं होने के चलते आपकी पढ़ाई रेगुलर होगी, और सभी चीज़ें और सभी एक क्लास दूसरे क्लास से इंटरकनेक्टेड होता है। इसलिए एक भी क्लास आप अगर आपका छूटता है तो कनेक्शन टूटता है। और पढ़ाई में कनेक्शन तोड़ना नहीं है। पढ़ाई कोई कोविड का संक्रमण नहीं है कि इसके चैन को तोड़ना है। ठीक है, पढ़ाई को रेगुलर बना के रखना है, चाहे हम आमने सामने पढ़ें या ऑनलाइन पढ़ें। इसके चेन को तोड़ना नहीं है, इसके किसी भी क्लास को बंक नहीं करना है, तब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगा। और चौथा है फैमिली सपोर्ट फॉर लर्निंग। और आप केवल पढ़ने के लिए तैयार हो, इंस्टीट्यूशन पढ़ाने के लिए तैयार हो और टीचर हो, किताबें आपके पास हो, लेकिन अगर फैमिली नहीं नहीं अगर सपोर्ट करती है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ कि आपका जब कंपटीशन से आपका एडमिशन होना शुरू हुआ तो अपने ही कॉलेज में 2 ऐसी बच्चियां आई एडमिशन लेने के लिए जिनके फादर जीवित नहीं थे, और वो किसी न किसी प्राइवेट स्कूल में नौकरी करती थी। और एडमिशन लेकर उन्होंने अपना नामांकन इसलिए कटवा लिया कि पहले उनकी माता जी ने कहा कि नहीं, अभी आपको बीएड करने की आवश्यकता नहीं है, अभी आपको अ, परिवार को सपोर्ट करने की आवश्यकता है। परिवार आपको सपोर्ट नहीं करेगी, बल्कि आपको आर्थिक रूप से परिवार को सपोर्ट करना है, क्योंकि कमाने वाला जो इकलौता घर का मेंबर था वो अब नहीं रहा। तो इस सब तरह का एनवायरनमेंट अगर मिलता है तो भी क्वालिटी बढ़ने की बजाय अब घटने लगती है। दूसरा है कि क्वालिटी लर्निंग एनवायरनमेंट। क्लासरूम या इंस्टीट्यूशन में क्वालिटी लर्निंग एनवायरनमेंट हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो उसमें कुछ कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। ये लर्निंग एनवायरनमेंट हमारे 2 तरह के हो सकते हैं, फिजिकल एलिमेंट्स और साइको सोशल एलिमेंट्स। फिजिकल एलिमेंट्स के अंतर्गत क्वालिटी ऑफ स्कूल या कॉलेज फैसिलिटी हम कर सकते हैं कि आपके स्कूल या कॉलेज की फैसिलिटी कैसी है। इंटरेक्शन बिटवीन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर क्वालिटी डायमेंशन। आपका स्कूल या जो भी इंस्टीट्यूशन है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, अधोसंरचना क्या है, उसके क्लासरूम्स हैं कि नहीं है, लेबोरेटरी है कि नहीं है, पढ़ने के बेंच डेस्क हैं कि नहीं है, टेबल फैंस है कि नहीं है, ये भी फिजिकल एलिमेंट्स के अंदर। और क्लास का साइज क्या है। तो अभी एनसीटी ने जो बनाया है कि एक क्लास में मैक्सिमम 50 बच्चे ही पढ़ सकते हैं। तो अगर 2 यूनिट हमें 100 बच्चों का दिया गया है तो हम एक क्लास में 50 और दूसरे क्लास में 50 बच्चों को बैठकर पढ़ाएंगे। लेकिन अब जब कोविड का संक्रमण हुआ है तो हम
जब क्लासेस नॉर्मल चलेंगे, कब चलेंगे इसकी कोई गारंटी अभी नहीं है, लेकिन जब भी चलेंगे तो एक क्लास में हम 50 लोग नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में हो सकता है कि कई क्लासेस आपको का अरेंजमेंट करना पड़े। खैर, हम लोग के यहाँ क्लासेस की कमी नहीं है, लेकिन ये फिजिकल जो स्ट्रक्चर है, तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए लर्निंग एनवायरनमेंट भी अच्छा होना है, उसके लिए अधोसंरचना की आवश्यकता होती है। दूसरा है साइको सोशल एलिमेंट्स में है पीसफुल एंड सेफ एनवायरनमेंट। आपके इंस्टीट्यूशन का जो वातावरण है वो पीसफुल हो और सुरक्षित हो। ऐसा नहीं ले कि आप कॉलेज जा रहे हैं तो रास्ते में आपको कोई परेशानी हो या कॉलेज में कोई परेशानी हो, तो वहाँ का भी एनवायरनमेंट शांतिपूर्ण होना चाहिए और सेफ होना चाहिए। दूसरा है टीचर्स बिहेवियर दैट अफेक्ट सेफ्टी। शिक्षक का भी व्यवहार छात्र छात्राओं के प्रति जो है सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, ठीक है, ताकि अगर ऐसा व्यवहार है तो छात्र छात्राएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं कि अगर आपके साथ कोई परेशानी हो और शिक्षक से आप शिकायत करें तो इसकी समस्या को वो दूर करने के लिए सक्षम हो। अगला पॉइंट है इफेक्टिव स्कूल डिसिप्लिन पॉलिसी। स्कूल या कॉलेज में एक डिसिप्लिन के लिए भी पॉलिसी बनती है, और जिस इंस्टीट्यूशन में डिसिप्लिन नहीं होता है उस इंस्टीट्यूशन में क्वालिटी एजुकेशन की बात आप नहीं कर सकते। और अहिंसा की बात, नॉन वायलेंस की बात, जिसको गांधी जी ने इसको एडवोकेट किया था कि जो क्लासरूम में या कैंपस में किसी तरह का हिंसात्मक जो है गतिविधियां ना हो, यानी इंस्टीट्यूशन का वातावरण अहिंसात्मक होना चाहिए ताकि सभी शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण महसूस कर सकें। दूसरा है क्वालिटी कंटेंट। कंटेंट के बारे में, कंटेंट जो हो उसका जो डिलीवरी टीचर करते हैं उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो पहला है कि छात्र सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चे बच्चियों के लिए सेंटर्ड, उनको बना, उनके इंडिविजुअल डिफरेंस को देखकर बनाया जाना चाहिए। उसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जाति, लिंग, आधार, जेंडर, इस सब के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करने वाले कंटेंट को हम डिलीवर ना करें, वैसा कंटेंट ही नहीं बनाएं। और उनका जो मानक स्टैंडर्ड्स हो वो करिकुलम के स्ट्रक्चर पर बेस्ड हो। ये ख्याल कंटेंट जब हम आपको क्लास लेने आते हैं, क्लास लेने से पहले 2 से 3 घंटे स्लाइड बनाने के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें देना है उस पर हम गहन विचार करते हैं, ताकि किसी के भावना को ठेस न लगे और कोई अपना जो है डिस्क्रिमिनेशन महसूस नहीं कर सके। दूसरा है कि कंटेंट यूनिक होना चाहिए, और उसमें जो है एग्जाम्पल लोकल या नेशनल लेवल का भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। उसके बाद है लिटरेसी। क्वालिटी के लिए जो है लिटरल यानी साक्षर सबको होना जरूरी है, और कुछ लाइफ स्किल्स हैं जो लाइफ स्किल एजुकेशन के तहत दिए जाते हैं, वो भी रहना जरूरी है। और अंतिम है चैलेंजेस इन रीचिंग लार्ज नंबर्स ऑफ चिल्ड्रेन विद क्वालिटी कंटेंट। तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के बीच क्वालिटी कंटेंट को इस तरह से उसकी पहुंच हो, जैसे आज जितने भी 20 या 33 बच्चे आज आप पढ़ रहे हैं, उन तो केवल ये कंटेंट हम जो डिलीवर कर रहे हैं वो केवल आप तक जा रहा है, लेकिन जो बच्चे अभी ऑनलाइन नहीं हैं उनकी तो छूट जा रही है। तो ये भी एक समस्या है कि क्वालिटी कंटेंट आप सभी लोगों के पास पहुंच जाएगी, लेकिन जो अभी ऑनलाइन नहीं है या जो ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं उनको परेशानी हो सकती है। एजुकेशनल क्वालिटी सेंटर्ड होना चाहिए। सिस्टम इनपुट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीपुल टीचर रेशियो जो सरकार ने तय किया उसके अनुसार होना चाहिए। करिकुलर कंटेंट होना चाहिए, जो करिकुलम बनाया गया है कंटेंट उसी के मुताबिक होना चाहिए, और ट्रेनिंग भी अच्छी तरीके से दी जानी चाहिए। उसके बाद है क्वालिटी, पांचवा है क्वालिटी आउटकम्स। ये आउटकम जो आपने सीखा, अधिगम, लर्निंग आउटकम की बात हम यहाँ कर रहे हैं। आप लोगों ने इस सबको सुना होगा कि लर्निंग आउटकम क्या होना चाहिए, यानी जो सीखे हैं वो क्वालिटी पूर्ण है कि नहीं है। तो इसका भी असेसमेंट करके हम जानेंगे कि आप जो सीखे हैं वो गुणवत्तापूर्ण है कि नहीं है। तो इसका असेसमेंट कब होगा? या तो परीक्षा के जरिए होगा, फिर आपसे डिस्कशन करते हैं, या आपका ओरल इंटरव्यू लेंगे, तब पता चलेगा कि आपने जो अधिगम किया है, जो लर्निंग आउटकम है उसका लेवल क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। Quality learners outcome are intentional expected effects of the educational system. दूसरा है these are the result after providing quality input.
ये तब आएगा जब हम आपको पढ़ाएंगे और आपका मूल्यांकन करेंगे। इनपुट तभी आउटपुट तभी आएगा जब हम आपको इनपुट दें। दूसरा तीसरा है आउटकम्स रिलेटेड टू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लर्नर्स कॉन्फिडेंस। और ये आउटपुट जो है आउटकम्स है वो तभी क्वालिटी वाली होगी जब लर्नर के पास कॉन्फिडेंस होना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास हो कि हम जो पढ़ रहे हैं या हमसे जो प्रश्न किया जा रहा है उसके हम जानकार हैं, हमको वो अच्छी तरीके से आता है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। और ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग, क्योंकि लर्निंग की जब आप परिभाषा पढ़ते हैं तो जानते हैं कि लर्निंग हमेशा लाइफ लॉन्ग होती है। हेल्थ आउटकम्स पहले चर्चा हम लोग किए हैं कि आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, न्यूट्रिशियस फूड लें, व्यायाम करें, आसन करें, तो इससे भी जो है आपकी लर्निंग क्वालिटी या क्वालिटी आउटकम्स अच्छा आएगा। अब हम देखेंगे कि क्वालिटी एजुकेशन को जानने के कई अप्रोचेज हैं, कई आयाम हैं, इसके कई अप्रोचेज हैं जिसके जरिए हम लोग क्वालिटी एजुकेशन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसे पहला है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, मानव आधारित अप्रोच जो है वो अप्रोच है एवरी ह्यूमन इज यूनिक, सभी हमारे छात्र छात्राएं यूनिक है, एक की तुलना दूसरे से नहीं की जा सकती, ठीक है, एंड हैव इक्वल राइट्स। लेकिन सब अलग अलग यूनिक तो हैं ही, लेकिन सभी का राइट्स बराबर ही हैं। जितने तरीके के राइट्स या तो संविधान में दिए गए हैं या कानून में दिए गए हैं, सभी तरह के जितने भी राइट्स हैं सभी के लिए बराबर है। दूसरा है बेस्ड ऑन मीनिंग मेकिंग बाय एक्वायरिंग नॉलेज, नॉलेज जो आप एक्वायर करते हैं वो हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगलेस नॉलेज हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है, हमारी शैक्षिक क्वालिटी को वो घटाती है, ठीक है। तीसरा है ऑल ह्यूमन नीड क्वालिटी एजुकेशन, सभी जो मनुष्य हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जरूरी है, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता है, इसलिए उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला पॉइंट है देयर मस्ट बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रिच एंड पुअर और मेल एंड फीमेल। देखिए डिस्क्रिमिनेशन कहाँ कहाँ होता है, तो स्लाइड में हम स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारे भी क्लास में कुछ रिच फैमिली से बिलोंग बच्चे करते हैं, कुछ पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेल की भी संख्या है, फीमेल की भी संख्या है, तो आपस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इन्हीं चीज़ों के आधार पर। और जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहता है कि सभी को शिक्षा मिले, एजुकेशन फॉर ऑल की वकालत इसमें की गई है। अगला है बिहेवियरिस्ट अप्रोच ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। इस अप्रोच के तहत 3 पॉइंट हैं, चेंज बिहेवियर बाय स्पेसिफिक स्टिमुली, दूसरा है लर्नर्स आर नॉट इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड और एबल टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग फॉर देमसेल्फ, और तीसरा ह्यूमन बिहेवियर कैन बी प्रिडिक्टेड एंड कंट्रोल थ्रू रिवार्ड एंड पनिशमेंट। जो मनुष्य का व्यवहार है वो रिवार्ड और पनिशमेंट के जरिए हम लोग उसका कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारे बिंदु जो है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच के, इतना डिटेल नहीं पढ़ना है, लेकिन आप इसको देख लें ताकि परीक्षा में अगर क्वालिटी एजुकेशन की बात आए तो सभी बिंदु एक साथ मिलनी चाहिए। इसको हम इसलिए बता दे रहे हैं कि अभी जितनी भी किताबें हिंदी में या अंग्रेजी मीडियम की बाजार में आ रही है उसमें क्वालिटी एजुकेशन पर या तो चर्चा नहीं की गई है अथवा इस तरह से व्यापक रूप में पॉइंट्स नहीं दिए गए हैं। तो आज का क्लास आपको कई तरह के नई चीज़ें देगी, और नई ये पॉइंट्स अगर आपको मिल जाते हैं तो आपको नोट्स बनाने में और आपको परीक्षा में क्वालिटी पूर्ण कंटेंट डिलीवर करने में मदद मिलेगा। उसका होता है क्रिटिकल अप्रोच ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन टेंड्स टू रिप्रोड्यूस द स्ट्रक्चर एंड इनइक्वालिटी ऑफ द सोसाइटी, और इस अप्रोच के हेलो और है 10 मिनट और है, हो जाएगा। एजुकेशन दैट प्रमोट सोशल चेंज, एजुकेशन जो है वो सोशल चेंज का, सामाजिक बदलाव का वाहक है, तो क्रिटिकल अप्रोच में कहा जाता है। दूसरा कि एक करिकुलम एंड टीचिंग मेथड दैट इनकरेज critical analysis of social power relation and of ways in which formal knowledge is produced and transmitted। उसके बाद चौथा है एडल्ट एजुकेशन अप्रोच, वो इसमें ट्रेडिशन, एक्सपीरियंस एंड क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के जरिए हम लोग लर्निंग
एस्पेक्ट की बात करते हैं और इंडिजिनस अप्रोच ऑफ क्वालिटी लर्निंग। तो इंडिजिनस अप्रोच में हम लोग देखते हैं कि प्रायर नॉलेज जो हमारा है उसे हम लोग जोड़ते हैं एक्यूमुलेटेड थ्रू वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस। प्रीवियस नॉलेज पूर्व के अनुभवों से हम प्राप्त करते हैं। लर्निंग शुड प्ले ए रोल इन डिफाइनिंग देयर ओन करिकुलम। लर्निंग शुड मूव बियॉन्ड द बाउंड्रीज एंड लर्न थ्रू नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो ये सारे पॉइंट जो है इंडिजिनस अप्रोच ऑफ क्वालिटी लर्निंग के हैं। और अब ये इन पॉइंटों को देखना इसलिए ज़रूरी है कि क्या क्वालिटी एजुकेशन को अफेक्ट प्रभावित करने वाले ये सारे कारक है जिनमें संसाधनों का अभाव, अकाउंटेबिलिटी, अपने आप को अकाउंटेबल नहीं समझना, घोस्ट स्कूल। घोस्ट स्कूल का मतलब है पेपर पर जो स्कूल या कोई इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं तो वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो सकती है। लेस बजट, अगर पढ़ाई लिखाई पर जो एक सालाना बजट होनी चाहिए अगर उसमें कटौती करेंगे तो भी क्वालिटी नहीं आएगी। अगर आप अपने इंस्टीट्यूशन में वेल क्वालिफाइड टीचर का अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं, अनट्रेन टीचर का करते हैं, तो भी क्वालिटी नहीं इसलिए नहीं आएगी क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है। अगर गरीबी के शिकार आप हैं तो भी क्वालिटी मिलने में आपको परेशानी होगी और चाइल्ड लेबर को भी इस तरह की दिक्कतें होती है। और ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम इम्प्रूव कर लें तो क्वालिटी एजुकेशन हम स्थापित कर सकते हैं। पहला है इम्प्रूव करिकुलम। हम लोग अपने करिकुलम, देखिए करिकुलम और सिलेबस में जो है कुछ अंतर होता है। सिलेबस जो आप पढ़ते हैं वो करिकुलम का पार्ट है। करिकुलम में सिलेबस की एक्टिविटी के अलावे जितने स्पोर्ट्स, गेम्स और अन्य चीज़ें होती है, एनएसएस का कार्यक्रम का आयोजन होता है या आप कहीं एक्सकर्शन टूर पर जाते हैं, वो सभी करिकुलम का है। और सिलेबस वो है जो आप क्लासरूम में पढ़ते हैं, वो सिलेबस है। दूसरा है चेंज टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक में भी हमेशा चेंज लाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। अगर बच्चों की आवश्यकताएं अलग है तो उसके मुताबिक उनको समझने योग्य किताबें उनको लेनी चाहिए। तीसरा है बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी ऑफ कंट्री, फोकस ऑन इथिक्स, नॉर्म्स, वैल्यूज एंड कल्चर। ये सब चीज़ों को भी सुधार करना है। और अभी जो फ्री एजुकेशन हम लोग पहली से 8वीं कक्षा को दे रहे हैं, थोड़ा सा उनको इन्हांस करना पड़ेगा, 10वीं कक्षा तक के बच्चों को देना पड़ेगा। और इस दिशा में गवर्नमेंट को कई स्टेप्स उठाने पड़ सकते हैं। जैसे जिन इंस्टीट्यूशन में बिजली नहीं है तो वहाँ पर सोलर सिस्टम आप लगा सकते हैं। सरकारी स्तर पर लैपटॉप का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो आज की कक्षा में आपने देखा कि किस तरह से जो है हम क्वालिटी एजुकेशन की डिलीवरी हम लोग क्लासरूम में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको मिल गए हैं। और नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो हम बताएंगे कि क्वालिटी के डिफरेंट पैरामीटर्स क्या हैं और उसका केंद्र बिंदु होगा कि जो माध्यमिक शिक्षा अभियान जो अभी चल रहा है उसके मद्देनजर क्वालिटी के जो डिफरेंट पैरामीटर्स है, तो अगले कक्षा में हम बताएंगे कि क्वालिटी के डिफरेंट पैरामीटर्स क्या हैं। आप लोगों के पास जो भी संसाधन होगा, लाइब्रेरी से आपने किताबें ली होगी अथवा आपने बाजार से किताब को परचेज किया होगा, तो महसूस किया होगा कि द्वितीय पत्र का जो ये यूनिट है क्वालिटी वाला, उससे जुड़े प्रश्न या तो उस किताब में नहीं होंगे या चैप्टर ही नहीं होंगे। क्योंकि क्वालिटी की बात अगर हम करते हैं तो इस तरह की चीज़ें एक मुश्त आपको दिखती नहीं है। कई दस्तावेज का अध्ययन करके, कई जो कमिटियां उसका रिकमेंडेशन का अध्ययन करके हम लोग इसको कंपाइल करके आपके पास प्रस्तुत किए हैं। तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हेलो, हाँ सर। नो सर। हाँ, तो इसको अभी कट करके हम शेयर कर देंगे दोनों व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, जी सर। और इससे जुड़ा हुआ आप आज ही नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा इसी के केंद्र बिंदु को मिलाकर, ताकि फिर बाद में अगर 3-4 दिन 5 दिन के बाद अगर इस पर आप चर्चा करेंगे तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाएं। ठीक है ना? ओके। तो चलिए आज यही समाप्त करते हैं। अब 2 मिनट बचा हुआ है एक बजने में।